दोस्तों, कलेक्टर साहब एक समोसे की दुकान पर जाकर रुक जाते हैं और वहीं कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी समोसा बेचने वाला कहता है, साहब समोसे लगा दूं? तो वो कहते हैं, पहले यह बताओ, जो यहाँ पहले समोसा बेचा करते थे वह कहाँ है? तो जो नया समोसा वाला था वो कहता है, साहब वो तो बहुत पहले ही अपनी दुकान बेचकर चले गए। उनकी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी थी, जिसकी वजह से वो दुकान नहीं चला पा रहे थे और इसलिए उन्होंने दुकान बेचकर जाने का फैसला किया। इस पर कलेक्टर साहब यानी रंजीत कहते हैं कि यह बताओ कि मोहन जी आखिर कहाँ गए? इस पर समोसा वाला कहता है, साहब वो तो 4 साल पहले ही यह दुकान बेचकर चले गए हैं, मुझे नहीं मालूम कि अभी वो कहाँ हैं। तभी कलेक्टर साहब कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम हमारे लिए समोसे लगा दो। वह समोसा वाला उन्हें समोसा बनाकर देता है। जैसे ही कलेक्टर साहब खाने की कोशिश करते हैं तभी उनके आंखें भर आती है और वो रोने लगते हैं। यह सब देखकर समोसे वाला बहुत ही हैरान होता है और वह सोचने लगता है कि आखिर कलेक्टर साहब रो क्यों रहे हैं। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो पूछ बैठा, साहब आप रो क्यों रहे हैं? इस पर रंजीत कहता है कि इस दुकान से मेरा बहुत पहले से नाता है, मैं उन्हीं पलों को याद करके रो पड़ा। इस पर समोसे वाला कहता है, साहब क्या आप मुझे अपनी पूरी कहानी बता सकते हो? इस पर कलेक्टर साहब कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपनी कहानी ज़रूर बताऊंगा। इतना कहकर रंजीत अपनी कहानी उस समोसे वाले को सुनाने लगते हैं। मैं जब छोटा था तभी मेरे माता पिता का एक्सीडेंट में मौत हो गया था। उसके बाद मैं अपने नाना नानी के यहाँ चला गया, लेकिन वहाँ भी मैं सुकून से नहीं रह पाया, क्योंकि जो मेरे मामा मामी जो थे वो मुझसे दिन भर काम कराया करते थे और खाने के नाम पर भरपेट भोजन भी नहीं दिया करते थे। इसलिए मैं उनके घर से भाग गया और भागकर इसी समोसे की दुकान पर आकर बैठ गया था। मुझे मायूस और खामोश बैठे देखकर मोहन जी बोले, बेटा क्या हुआ है, तुम इतने मायूस और उदास होकर क्यों बैठे हो यहाँ? जब मैं कुछ नहीं बोला तो मोहन जी बोले, बेटा क्या तुम्हें समोसे खाने हैं? इस पर मैंने सर हिला दिया। उन्होंने मुझे समोसे दिए, मैं एक समोसा खा लिया। उसके बाद उन्होंने कहा, क्या तुम्हें और भी समोसे चाहिए? इस पर मैंने कहा कि नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तब उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तुम भरपेट समोसे खा लो। इसके बाद मोहन जी ने मुझसे पूछना शुरू किया, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? और इस तरह मेरी दुकान पर इतने वक्त से बैठे हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होंगे, फिलहाल तुम्हें घर जाना चाहिए। यह सुनकर कलेक्टर साहब यानी रंजीत रोने लगता है और कहता है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माता पिता तो बहुत पहले ही मर चुके हैं जब मैं बहुत छोटा था। इसके बाद मैं अपने नाना मामा के घर चला आया, मगर मुझे वहाँ भी अच्छे से परवरिश नहीं मिली, यहाँ तक कि मुझे खाने को भी भरपेट नहीं मिलता था। इसलिए मैं घर छोड़कर भाग आया हूँ और मामा के घर पे सारा दिन मुझसे काम कराया जाता था, जिसकी वजह से मैं थक जाता था और भूख मुझे बहुत ज़ोरों की लगती थी, पर खाने को भी तो नहीं मिलता था। आखिर मैं क्या करता, इसलिए मैं भागकर यहाँ आ गया हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो मैं कोई काम कर लेता और फिर इसी तरह अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर लेता। इस पर मोहन जी कहते हैं, तुम्हें आगे क्या करना है और तुम कौन सा काम कर पाओगे? तब कलेक्टर साहब यानी रंजीत कहता है, साहब मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, इसलिए मैं दिन रात पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप मुझे काम पे रख लोगे तो मैं आपका छोटा मोटा काम भी कर दिया करूँगा और साथ में पढ़ाई भी करूँगा। इतना सब सुनने के बाद मोहन जी कहते हैं, बेटा तुझे पढ़ाई करनी है ना, तो तू मेरे पास रह जा और मेरे छोटे मोटे काम कर देना, लेकिन तू जी लगाकर पढ़ना और पढ़ लिख कर अपना मुकाम हासिल करना। रहने और खाने की चिंता बिल्कुल मत करना, वो सारी व्यवस्था मैं कर दूँगा। अब रंजीत उनके साथ रहने लगता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। मोहन जी के घर में 2 बेटियां थीं जो कि गांव में रहा करती थीं अपनी माँ के साथ। अब रंजीत जो है उन्हीं को अपना पापा और उनकी पत्नी को अपनी माँ समझता है और उनकी बेटी को अपनी बहन बना लेता है और इस तरह वक्त आगे की तरफ चल पड़ता है। अब रंजीत अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। उधर जो मोहन है वो उसके लिए बहुत सारी किताब लाते हैं और उसके एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, साथ में उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। अब रंजीत स्कूल से आने के बाद दुकान पे चला जाता और अगर दुकान पे कोई काम न रहता तो घर पे जाकर ही कुछ काम कर देता और अपने ही परिवार की तरह उनको समझकर सारा घर का काम अपने सर पे
ले लेता, यानी पूरी घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाया था। वैसे वो छोटा बच्चा था, मगर फिर भी बहुत ही समझदार और होशियार लड़का था। अब इसी तरह उनकी बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी। इसी तरह कब 5 साल बीत गए, खुद मोहन जी को भी पता नहीं चला। इसके बाद रंजीत कहता है, पापा मेरी पढ़ाई तो यहाँ तक की पूरी हो गई, अब मुझे आगे की ऊंची पढ़ाई करनी है, जिसके लिए मुझे बड़े शहर जाने होंगे। इस पर मोहन जी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तू जहाँ जाकर पढ़ना चाह रहा है वहाँ जा पढ़, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। इसके बाद रंजीत दिल्ली चला जाता है और वहाँ जाकर छोटे मोटे काम करता है और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है और इसी तरह अपनी कलेक्टरी को पूरा करता है। धीरे धीरे वह एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद कलेक्टर बन जाता है। कलेक्टर बनने के बाद उसकी ट्रेनिंग जब पूरी होती है, ट्रेनिंग पूरी होते ही उसकी पोस्टिंग हो जाती है। एक दिन जब वह अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में वही दुकान देखा। उस दुकान को देखने के बाद कलेक्टर साहब को बीते हुए सारी बात याद आ जाती है और मोहन जी को भी बहुत याद करता है। इतने दिनों में वह मोहन जी को तो भूल ही गया था, मगर दुकान पे नज़र जाते ही उसकी सारी यादें ताज़ी हो जाती है। वह उस दुकान पर जाता है और जाकर उस बेंच पर बैठ जाता है जहाँ वो कभी बचपन में बैठा करता था। पर आज वहाँ समोसा बेचने वाला मोहन जी नहीं, बल्कि कोई और व्यक्ति था। उस व्यक्ति को देखने के बाद कलेक्टर साहब कहते हैं, यहाँ तो मोहन जी समोसा बेचा करते थे, वो कहाँ हैं? इसके बाद समोसा वाला ने कहा कि साहब वो तो मुझे दुकान बेचकर 4 साल पहले ही चले गए, अब मुझे नहीं पता कि अभी वो कहाँ हैं, मगर जब जा रहे थे तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। इतना सुनने के बाद रंजीत को पता हो जाता है कि उन्हें कहाँ जाना है। वह गाड़ी लेकर सीधे मोहन जी के घर पे चले जाते हैं, जहाँ उनकी पत्नी और बेटी रहा करती थी गांव में। वहाँ जाने के बाद दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अंदर से मोहन जी की छोटी बेटी आकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही रंजीत को देखती है वह खुश हो जाती है, वह उन्हें पहचान लेती है। मगर जब रंजीत मोहन जी के बारे में पूछते हैं तो वह रोने लगती है और कहती है, पिताजी की मृत्यु तो 2 साल पहले हो गई थी। यह सुनकर रंजीत भी रोने लगता है, उसे बहुत दुख होता है। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर मोहन जी की बड़ी बेटी भी आ जाती है। आने के बाद रंजीत को चुप कराती है और कहती है, पिताजी मरने से पहले यह बोल के गए थे कि देखना एक दिन ना एक दिन तुम्हारा भाई जरूर आएगा। मोहन जी जब दुकान बेचकर घर आ रहे थे तो वो अपने साथ एक फ़ोटो लेकर आए थे जिसमें रंजीत साथ में था। उस फोटो को देखकर उनकी बड़ी बेटी रंजीत को पहचान जाती है, लेकिन रंजीत कहता है, हाँ मैं पापा के साथ दुकान पे रहता था, कभी कभार ही घर पे आया हूँ, इसलिए शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रही हैं। पर मोहन जी की बड़ी बेटी कहती है कि नहीं भैया, इस फोटो को देखने के बाद हमें पूरा यकीन हो गया है कि आप रंजीत भैया ही हो। और फिर तीनों ही मिलकर रोने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर जो उनकी पत्नी बाहर थी वो घर में आती है और रंजीत को देखते ही वो पहचान लेती है। अब रंजीत को घर के सारे हालात के बारे में बताती है कि किस तरह उनके आस पड़ोस के लोग उनकी खेती बाड़ी को भी हड़प रखा है और जब भी वह उसे सुलझाने की कोशिश करती है पर उनकी बातों को कोई भी मानने को तैयार नहीं है। वह रंजीत से कहती है, बेटा उनके घर में कोई हवालदार है तो कोई किसी पद पे है, अगर मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे धमकाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार करूँगा अगर तूने ज़रा सा भी आवाज़ उठाई तो, और मेरी सारी खेती बाड़ी की ज़मीन उन्होंने हड़प रखा है। तभी उसकी माँ को अचानक ही याद आता है कि मोहन जी मरते समय बोले थे कि देखना तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा अफसर बनकर आएगा। बेटा क्या तुम थानेदार बन चुके हो? इस पर रंजीत कहता है, नहीं माँ, मैं उससे भी बड़ा आदमी बन गया हूँ। इस पर माँ कहती है, तो फिर क्या दरोगा बन गया है? इस पर रंजीत कहता है, नहीं माँ, मैं जिला कलेक्टर बन चुका हूँ। अब जिन जिन लोगों ने तुम्हें परेशान किया है मैं उन सबको मज़ा चखाऊंगा। यह सुनकर बूढ़ी माँ बहुत खुश हो जाती है और भागती हुई अपने पड़ोस में जेठानी के यहाँ जाती है, जिसकी यहाँ जाने के बाद वह कहती है, तू बड़ा रौब जमाती थी ना कि मेरा भाई थानेदार है, मैं वो करवा दूंगी, ये करवा दूंगी। देख आज मेरा बेटा जिला कलेक्टर बनकर आया है, अब अगर तूने ज़्यादा भी आनाकानी की तो देख मेरा बेटा तेरा क्या हश्र करता है। वह इसके बाद पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर बताती है कि मेरा बेटा जिला कलेक्टर बन गया है। 2 दिन रंजीत उन लोग के साथ रहता है
और खूब सारी बातें करता है और जो भी स्थिति थी उसको जानने की कोशिश करता है। अगली सुबह रंजीत नहा धोकर तैयार हो जाता है और कहता है, माँ जरा मैं आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। तब वो अपनी गाड़ी मंगाता है और अपने ड्राइवर के साथ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद बैंक से आज तक जितने पैसे कमाए थे वो निकालता है और उस पैसे को लेकर अपनी माँ के पास आता है और माँ के चरणों में रख देता है। माँ से कहता है, माँ आज तक मैंने जो भी पैसे कमाए हैं वो सारे पैसे हैं, इन पैसों पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। यह सुनकर उसकी माँ रोने लगती है। रोते हुए वो बूढ़ी माँ कहती है, बेटा तूने जितना हमारे लिए किया अगर कोई सगा बेटा होता वो भी नहीं करता। यह सुनकर रंजीत थोड़ा नाराज़ हो जाता है और कहता है, माँ क्या मैं तुम्हारा सगा बेटा नहीं हूँ? आइंदा मुझे पराया करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ माँ। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। जब भी रंजीत को छुट्टी मिलता यानी कि संडे के दिन, अब वो हर संडे को ही घर आ जाया करता और अपनी माँ से खूब सारी बातें करता। धीरे धीरे उनकी बहनें भी शादी के लायक हो गई। अब रंजीत कहता है, माँ मैं 2 लड़का देखा हूँ जो अफसर हैं, अगर उन लड़कों से अपनी बहन की शादी कर दूँ तो बड़ा अच्छा होगा। यह सुनकर माँ कहती है, क्यों नहीं, अगर लड़के अच्छे हैं तो इसमें देर करने की क्या बात है, तुम जैसा चाहो वैसा शादी इनकी करो। यह सुनने के बाद रंजीत बहुत खुश होता है और अपनी दोनों बहनों की शादी बड़े ही धूमधाम से उन अफसरों से कर देता है। दोनों बहनों की शादी के बाद माँ अब अकेली रह जाती है। यह देखकर रंजीत अपने साथ ही उसे लेकर चला जाता है, यानी जहाँ ड्यूटी कर रहा था वहीं अपनी माँ को रखने लगता है और सभी को बताता है कि यह मेरी माँ है। इसलिए जब लोग जानते हैं कि कलेक्टर साहब की माँ है तो सभी माँ को बहुत इज्जत देते हैं। यह देखकर माँ की आंखें नम हो जाती थी। अब माँ बेटे बहुत खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। तभी अचानक उनकी माँ की तबीयत खराब रहने लगती है। यह देखकर उनकी माँ कहती है, बेटा मेरा तबीयत अक्सर ख़राब रह रहा है, अगर तू शादी कर लेता तो बड़ा अच्छा होता, क्या पता इस दुनिया से कब चली जाऊं। यह सुनकर रंजीत कहता है, नहीं माँ ऐसे नहीं बोलो, तुम्हें और बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है, अभी तो तुमने देखा ही क्या है, अभी बहुत कुछ देखना है माँ। इस पर रंजीत की माँ कहती है, मुझे तो बस तुम्हारी शादी देखनी है बेटा, बस तुम शादी कर लो। तो रंजीत कहता है, अच्छा चलो माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम मेरे लिए लड़की ढूंढो, मैं शादी कर लूँगा। इस पर उनकी माँ कहती है कि मैं तो किसी गरीब घराने की ही लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाऊंगी, क्योंकि मैं अमीर घराने की लड़की नहीं लाना चाहती। अगर अमीर घराने की लड़की आएगी तो ना ही मेरी इज्जत करेगी और ना ही तुम्हारी, और अगर गरीब घर की लड़की लाऊंगी तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी इज्जत करेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई गरीब घर की लड़की ही मेरी बहू बने। तभी रंजीत की माँ को एक लड़की पसंद आ जाती है। उस लड़की से शादी के लिए रंजीत को कहती है। रंजीत जब उस लड़की को देखता है तो एक देखते ही उसे पसंद कर लेता है और कहता है, मैं आपकी पसंद को ही अपनी पसंद मानता हूँ माँ, इसलिए आप जब कहो तब मैं शादी करने को तैयार हूँ। अब दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद रंजीत और रंजीत की पत्नी और माँ तीनों ही साथ में खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।